हुई है 22 बरोज़ बुध। अब उसके ऊपर एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और दूसरा जो हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर बहस होगी। आज जज साहब ने इस बात का और प्रोसिक्यूशन ने इस बात को एडमिट किया कि ये जो आउट ऑफ टर्न हम केस को चला रहे हैं, सीनियरिटी को बरकरार नहीं रख रहे, जबकि साल से बाकी रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, तो उनकी बारी पहले आनी चाहिए थी। इसलिए कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है और उन्हें इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि केसेस की तरतीब उस सीनियरिटी के मुताबिक होगी जिस तरह रेफरेंसेस इनके पास आए हैं, और ताकि उसके मुताबिक वो चलाया जाए। ऐसा ना हो जैसे माजी करीब में आपने देखा अबुल हसनात जुल्करनैन ने और जज कुदरतुल्लाह ने जिस अंदाज से रात को बैठ के जिस तरह फ़ैसले किए और जज बशीर ने फ़ैसले किए, वो स्याह तरीन अल्फाज में याद रखे जाएंगे। और उन्होंने जो इंसाफ का कत्ल किया उसके ख़िलाफ़ हम जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जज कुदरतुल्लाह और जज हुमायूं दिलावर, जिसने इंसाफ का कत्ल सबकी आंखों के सामने किया, हम रेफरेंसेस फ़ाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इंसाफ का कत्ल किया है, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी हैं। अब उसके बाद जो अबुल हसनात को जिस तरह जज लगाया गया है, वो बिल्कुल हम उसकी मुखालफत करेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए, हम उसकी मुखालफत करेंगे। अब जो खान साहब ने बताया, जो कुछ मीडिया के साथ डिस्कशन हुई है, हम मुख्तसर अल्फाज में आपको बताएंगे। फॉर्म 45, 47 अनवार काकड़ के कहने के बाद जिसने ये कहा कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूँगा तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और यही बात कमिश्नर रावलपिंडी ने कही, यही बात आपको याद होगा निसार चीमा ने कही, यही बात मुस्तफ़ा कमाल ने कही, यही कामरान टेसूरी ने कही। यानी उन सब ने ये एडमिट किया है कि किस तरीक़े से यहाँ मैनिपुलेशन हुई है। अब दो तबके बन गए हैं, जो ओरिजिनल इलेक्टेड लोग हैं वो फॉर्म 45 वाले हैं, जिसमें से हम लोग खड़े हुए हैं, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी। बल्कि आपको याद होगा 3 दिन पहले नईम पजोता साहब के साथ जब मेरे मुकाबिल तारिक फजल बैठे, तो इन्होंने जब सवाल किया कि आप बताइए कैसे जीते हो, तो उसने कहा मैं अदालत में जाकर बताऊँगा। इन्होंने कहा आप कसम उठाते हो, वो कहता है मैं नहीं, और फिर उनका झूठ सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दो किस्म के इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। एक असल इलेक्टेड हैं, वो फॉर्म 45 वाले हैं, जो कुछ हमारे पीटीआई के जीते हुए लोग हैं, असम्बली में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग वो हैं जो हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, हमारे पास इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट भी है, हमारे केसेस लगे हुए हैं, हम जीतेंगे। अब जो फॉर्म 47 को लोगों को, रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया है इस्टेब्लिशमेंट ने, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और आज इन लोगों को जो जराइम की हम आजगा बने हुए हैं, खा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हों, या फॉर्म 47 के वो कठपुतली हों इस्टेब्लिशमेंट के, उनके ऊपर तमाम मराहत हैं। आज उनको हर किस्म की आशीर्वाद हासिल है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और आपने देखा जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ और जुडिशरी के ख़िलाफ़ कल एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर 7 से ज़ायद अफराद ने एक ही तरह की गुफ्तगू की और अदलिया पे अटैक किया। मकसद क्या था कि जो इस वक्त आज़ाद अदलिया स्टैंड कर रही है, उनको इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक कठपुतलियों के ज़रिए उनको प्रेशराइज़ किया जाए, इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ, ताकि ये उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो फ़ैसले करें। आज आपको पता है इस सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ इस्लामाबाद के वो मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान, बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है कि जनाब अदलिया में मुदाखलत हो रही है, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और जब हम उनके अहकामात को या उनकी इंस्ट्रक्शंस को तस्लीम न करें तो हमें ज़िंदगी से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये जजेस ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम समझते हैं कि इस तरह का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर नहीं चल सकता, और उसके ऊपर जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो शेक हो रहा है। और इससे जो इशू चल रहा है कि ये एक जनरल परसेप्शन बन रही है कि ये मुल्क में जंगल का कानून बना दिया गया है और जंगल का एक बादशाह बैठा हुआ है, और वो फ़र्द वाहिद ना तो वो इलेक्टेड है,
ना ही वो किसी रेफरेंडम के ज़रिए आया है। उसके अहकामात चलते हैं और नीचे इंसाफ के रास्ते में, कानून की हुक्मरानी में, आइन की बालादस्ती में और जमहूरियत को सही मानों में पनपने में वो रुकावट पैदा करते हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आज जो इन्वेस्टमेंट का इशू है वो क्यों नहीं आ रही। वजह क्या है? वजह मेन ये है कि आपका पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी में भी ये लिख के दिया है। उसने कहा है पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और आपने देखा 2 वाक़यात जो पिछले 2 हफ्तों से हुए हैं। पहला गंदम स्कैंडल, जो आप मरीम नवाज़ ने पंजाब के किसानों के साथ जुल्म किया, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। 3900 रुपया तय करके आज किसी से उन्होंने नहीं लिया, ख़रीदा, जिससे वो जो मिडल मैन है, जो माफिया है, वो उनसे 2000-2500 में ख़रीद रहा है। आज अगर गंदम से वो आमदनी उनको नहीं होगी तो वो अगली फसल कैसे काश्त करेगा? और ना सिर्फ ये, बल्कि वो गंदम अगले साल की कैसे काश्त होगी? ये बहुत बड़ा लॉस होगा अपने मुल्क के साथ। फिर दूसरी बात, जिस तरह 1 बिलियन डॉलर का 350 अरब रुपए का नुकसान किया गया, वो कीड़ों वाली और गंदी वो गंदम मंगवा के। अब मैं सवाल करता हूँ, नैब किधर है? नैब के लिए एक इश्तिहार गुमशुदा चलाना चाहिए कि भाई आप कहाँ सो गए हैं। चौथा केस बना रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, मगर उनको शर्म नहीं आती कि भाई गंदम स्कैंडल जो इस मुल्क की तबाही करने के मुतरादिफ है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, ना उनको गिरफ़्तार करते हैं, ना किसी को छापा मारते हैं, ना कोई इनिशिएट करते हैं, ना कोई इंक्वायरी करते हैं। इसी तरह आप देखा दुबई लीक्स हुई है 3 दिन पहले। दुबई लीक्स में नवाज़ शरीफ की फैमिली और जरदारी की फैमिली उसमें शामिल है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जनरल हैं, उनके बेटे हैं, मोहसिन नकवी की बीवी है। लेकिन अब नैब ने इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? अब अगर तहकीकात हो रही है तो बदकिस्मती देखें हमारा मुल्क इस अंजाम को क्यों पहुंचा है। तहकीकात सिर्फ एक बात पे हो रही हैं कि कल तस्वीर कैसे लीक हो गई। वो बदबख्तों के तस्वीर की लीक ने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को, या ये दुबई लीक से नुकसान पहुंचाया है? और फिर आप देखो, सवाल ये आता है कि हम जहाँ चाहें जा कर के प्रॉपर्टी ख़रीदें। आप कौन होते पूछने वाले? पहला सवाल आएगा कि आपने ये किन पैसों से ख़रीदी है। दूसरा सवाल आएगा कि किन चैनल से आपने भेजी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए भेजी है तो ये क्राइम है। तीसरा सवाल ये है, जो सबसे अहम है, कि जब आप इक़्तिदार में हैं, आप लोगों को कहते हो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आओ। आप एक शहर में अगर 12 बिलियन डॉलर की हमारी पैसा या हमारी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है। और एक बात और सारे मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, ये वो नहीं है जो इनफरादी सतह पे है, ये सिर्फ वो है जो कंपनीज़ के ज़रिए लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है या प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उनके नाम अभी सामने नहीं आए। यानी दुबई में ज़्यादातर लोग कंपनी के नाम पे रखते हैं और बेनामी रखते हैं। बेनामी का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, या जो इकामा के ज़रिए जिसने रखा है उसका नाम भी नहीं आया, क्योंकि वो तो दुबई का रेजिडेंट होल्डर तस्वर होगा कि उसके इकामा के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी है। यानी कम से कम भी हमारा अंदाज़ा है ये 25 से 30 बिलियन डॉलर की कम से कम वो प्रॉपर्टीज़ हैं या वो पैसा है जो वहाँ दुबई में पड़ा हुआ है हमारा। फिर आप इससे अंदाज़ा लगाओ बाकी स्टेट्स में क्या होगा, यूके में कितना होगा, मलेशिया में कितना होगा, और उसके अलावा तुर्की में कितना होगा, उसके अलावा अमेरिका में कितना होगा। तो इन बदबख्तों की वजह से आज मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज अगर ये लोग अपना पैसा, ये अपना नहीं है उनका, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये आपका और मेरा पैसा है जो लूट के लेके हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूँ वो पैसा लेके अगर मुल्क में ले आएँ तो आपका डॉलर 50 रुपये का हो जाएगा, बिजली का यूनिट 3 से 5 रुपये का हो जाएगा। आप 1 बिलियन डॉलर के पीछे पूरा मुल्क आपने मकरूज़ करके रखा हुआ है, और उसके बदले में आप इतने बिलियन डॉलर्स उठा के मुल्क से बाहर बैठ के खड़े हैं। और फिर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, जब आप ये कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आओ, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में क्यों नहीं लाते। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में नहीं लाते तो फिर बाहर का इन्वेस्टर या हमारा ओवरसीज़ आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। और ये ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ कानून की हुक्मरानी दें, इंसाफ का निज़ाम दें, निज़ाम को दुरुस्त करें, हुकूमत उनके हवाले करें जिनको जमहूर ने फैसला किया है। जमहूरियत का मतलब है
यानी हक़ के हुक्मरानी अवाम का है, और अवाम ने जो फैसला कर दिया उसको तस्लीम करें, तभी आपका मुल्क आगे चलेगा। और आखिरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे बढ़कर है कि डंडे के ज़ोर पे लोगों के नज़रियात तब्दील नहीं कर सकते। आज कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये आप मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता वोट का ज़रिया होता है। लोगों ने वोट के ज़रिए एक पुरअमन इनकलाब ले आए हैं। उसके रास्ते में जब आप रुकावटें पैदा करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जो कश्मीर में हुई, और हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी कहा है, हम देख रहे हैं ये अनकरीब पंजाब में भी होगा, ये अनकरीब बाकी सूबों में भी होगा। इसलिए आज भी वक्त है कि अपने आप को रिकन्सिडर करें। बीबी का रवैया भी बड़ा गैर मामूली था। वो पूरा वक्त जो है समाज के दौरान अलग बैठी रही, ना ही फैमिली कॉर्नर में गई, ना ही बानी पीटीआई के पास भी, बल्कि बानी पीटीआई खुद चल के उठ के 2-4 मरतबा उनके पास आके बैठे हैं। क्या वजूहत हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं? जी नईम पंजोता साहब इस पर बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि जो आपने सवाल किया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, और जो हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले सुबह जो है समाअत जब हुई है अलकादर ट्रस्ट केस की, तो उसके अंदर बीबी साहिबा ने जाकर अदम एतमाद का इजहार किया है कि जिस तरह आप ये कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह ये केस चला रहे हैं, जैसे नॉर्मल दूसरे केसेस चलते हैं ऐसे चलाएं ना, जिस तरह आप चला रहे हैं, लिहाजा मुझे आप पर एतमाद नहीं है। और उसकी यही रीज़न थी कि वो गुस्से में थी कि आपने अगले दिन समाअत मुलतवी की बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर बताए। आज आपने समाअत रखी और रात को वकीलों को जिस तरह समन भिजवाया गया, कभी DIG साहब फ़ोन कर रहे हैं, कभी नैब अदालत फ़ोन कर रही है, कभी नैब का कोई ऑफिसर फ़ोन कर रहा है, और कभी अनारकली का SHO फ़ोन कर रहा है। तो क्या ऐसे केस चलाए जाते हैं? तो उन्होंने अदम एतमाद किया। हमने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के अंदर हमने ये कहा कि जैसे दूसरे लोगों के केस चलाए जा रहे हैं, जैसे कॉज लिस्ट है, नवाज शरीफ, जरदारी जैसे उनके केस चल रहे थे और उनको 1.5 महीने 2-2 महीने लंबी डेट्स मिल रही हैं, तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ट्रीट ना किया जाए। तो अदालत ने वो बात तस्लीम की है और बुध को इस केस की समाअत रखी है। के बारे में तो दूसरा बताया गया था। देखें उन्हें ये तो बताया गया ना कि आपकी सुबह समाअत होने जा रही है, तो आप जो है वो आएँ और जाकर आपने पेश होना है, तो अचानक ही बताया गया ना। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें की गई। और मेडिकल टेस्टों के हवाले से मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें, आज एक PMLN की रहनुमा जो हैं वो बात कर रही थी कि ये बुशरा बीबी साहबा एक ड्रामा करती हैं, ये गलत बात करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो खान साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो टेस्ट हैं खून के, वो शौकत खानम हॉस्पिटल से भी टेस्ट चेक करवाए जाएं। बेशक ये पिम्स में लेकर गए हैं, लेकिन पिम्स के हवाले से खान साहब पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोर्ड ने पहले जो खान साहब के ऊपर एक जेली एक फैब्रिकेट करके एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इनके खून में ये निकल आया, इस तरह के असरात पाए जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने आज भी ये कहा, और बीबी साहबा ने भी कहा है कि मैंने इसलिए टेस्ट जो है उनकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि जब आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला देना है, उसके ऊपर रिपोर्ट शाया करनी है, तो हमारे टेस्ट जो हैं वो शौकत खानम से करवाए जाएं। और 2-3 चीज़ें और GB के हवाले से, AJK के हवाले से इन्होंने बताया। खान साहब ने कहा कि मुल्क को इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक है फॉर्म 47 वाले और दूसरे हैं जो इस वक्त हक के साथ खड़े हैं। तो जंगल का बादशाह उसने पहले अदम एतमाद ला के हुकूमत ख़त्म करवाई, फिर जेली ये जो अपनी गली से इलेक्शन जो है नहीं जीत सकते थे, इनको मसनद के ऊपर बिठाया गया। तो मुल्क के अंदर इस वक्त डिवाइड कर दिया गया है, एक तरफ हक वाले खड़े हैं और एक तरफ फॉर्म 47 वाले खड़े हैं। तीसरी बात, खान साहब ने जो सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, मरियम ने
कोई बयान दिया है, उसके ऊपर भी खान साहब ने गहरी तशवीश का इजहार किया है कि ये इस तरह से ओछे हथकंडे करके, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंस कोई नहीं है। आज किसान अगर अपने रेट के लिए बात कर रहा है तो उसे उठाया जा रहा है और उठाकर ये समझते हैं कि इसका ये हल है कि इन्हें उठा लो तो बस उसके बाद इनकी आवाज़ बंद कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जो दुबई लीक्स हैं उसके हवाले से खान साहब ने कहा है कि ये जो जायदादें बाहर बना रहे हैं, मुल्क के अंदर क्यों नहीं बनाई गई, मुल्क के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की गई, किस सोर्स से ये पैसा आया, कैसे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, और ये मुल्क के बाहर मुल्कों में क्यों करते हैं, क्योंकि इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इसी वजह से ये बाहर रखते हैं ताकि वहाँ पर इनका पैसा, ये समझते हैं कि यहाँ तो कानून नहीं है तो लिहाजा वहाँ खुफिया तौर पर रख ली जाए और फिर इनको कोई पूछे नहीं। दो जजों के खिलाफ खान साहब ने रेफरेंस लाने के बारे में कहा, तो रेफरेंस कब ला है? जल्दी इंशाल्लाह। देखें वो जल्दी ला रहे हैं रेफरेंस, और खान साहब ने इसीलिए कहा है क्योंकि जो अबुल हसनात साहब हैं उनको ATC का जज मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट आज कह रहा है कि ये जजेस जो हैं इनके नोटिफिकेशन किए जाएं, लेकिन वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के वो सूट नहीं करते, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के जज लगाए जाएं। आर्मी चीफ को खत के बारे में भी उन्होंने कहा था कि खत लिखेंगे, वो खत कब लिखा जा रहा है ये भी जरूर खत का उन्होंने बताया है, और ख़त के अंदर डेफिनेटली जो बात होगी, हर इदारा आइन के मुताबिक उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। आर्मी का कोई काम नहीं कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे, वो ज़राअत में मुदाखलत करे, वो दीगर मामलात में, या कोई भी इदारा, या वो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाले। तो खान साहब ने कहा है कि हम हक, कानून, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, और हम जो जजेस इस वक्त डट गए हैं, खड़े हो गए, हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने हक का अलम बुलंद किया। देखें, दोहरी शहरियत उनकी नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनका ग्रीन कार्ड है, और सेकंड बात यह है कि जब जुडिशल कमीशन के सामने ये मामला गया था तो उसके अंदर ये बात रखी गई थी कि उनका ग्रीन कार्ड है, और जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए कोई कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कतगन नहीं है कि आपकी दोहरी शहरियत है या आपका ग्रीन कार्ड है। मैं आपको इसको ऐड कर दूं, इस हवाले से ऐड कर दूं। देखें, आप जब तक उसी पे आ रहा हूँ, देखें सियासतदानों के लिए आर्टिकल 62, 63 है जो ये पाबंद करता है कि आप ड्यूअल नेशनल पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता। जब आइन की बालादस्ती की बात करते हैं कि जब तक इसको पार्लियामेंटेरियंस चेंज कर लें, ये लिख दें कि आज के बाद जो ड्यूअल नेशनल होगा वो जज नहीं बनेगा, जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करते तो कोई ऐसी बात जो जजेस के क्राइटेरिया के मुतालिक लिखी हुई है तो वो कोई ऐसी चीज़ किसी और मकसद के लिए हो तो यहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आइन को तरमीम करें, और उस तरमीम का इस्तेमाल आप फिर सब के ऊपर करें जिस जिस इदारे के मुतालिक आप करना चाहते हैं। वो फॉर्म 47 वाले ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको जेलों में डाला जाएगा, उन्होंने फोर्जरी की है, उसके साथ वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करेंगे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये बताइएगा, जहाँ पर आज बुशरा बीबी अदालत से नाराज नजर आई, वहीं पर हमने आज देखा कि आज पहली दफ़ा बुशरा बीबी ना फैमिली पोर्शन में गई, ना ही उन्होंने मैडम अलीमा और दीगर के साथ मुलाकात की। इवन के खान साहब के सवाल के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली पोर्शन में नहीं गई। क्या इस वक्त फैमिली में भी एक गिरफ्त चल रही है? दूसरी जानिब कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली डिस्कशन वो कर रही थी खान साहब के साथ, केसेस के हवाले से हमारे साथ डिस्कशन कर रही थी, जो सारी ये सूरत हाल चल रही है, मेडिकल टेस्टों के हवाले से वो बात कर रही थी। तो इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है कि वो जानबूझकर नहीं गई, ये एक ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू।